नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का नेशनल प्रथम एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 में जो प्रैक्टिस सेट एक आ चुका है, मतलब जो रियल पेपर आ चुका है, उसके तहत हिंदी एंड जीएस के पोर्शन को देखेंगे। तो फटाफट से देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। जो पहले हम देखने वाले हैं वो जीएस का पोर्शन है और उसमें जो है एक से 20 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई और डैश दिया है पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 के बीच थी। यहां पे जो भरा जाएगा वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 1961 से 66 के मध्य। ठीक है, कह रहा प्रथम थी या तृतीय थी या द्वितीय थी या पांचवी थी। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी, अर्थात तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो आइए अब इससे संबंधित जो अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में जान लेते हैं। जो पंचवर्षीय पहली, यहां पे देखना है आपको। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो 1951 से शुरू होती है, पहली पंचवर्षीय योजना। ठीक है, और इस योजना को, पंचवर्षीय योजना को बनाने का जो काम दिया गया था वो दिया गया था योजना आयोग को। किसको? योजना आयोग। किसको दिया गया था? योजना आयोग को दिया गया था। और इसकी स्थापना कब की जाती है? तो 1950 में योजना आयोग की स्थापना की जाती है। फिर ठीक इसके एक साल के बाद में आपकी पहली पंचवर्षीय योजना 1951 में लॉन्च की जाती है। अभी तक जो है हमारी 12 पंचवर्षीय योजनाएं हो चुकी है। कितनी? 12 पंचवर्षीय योजना हो चुकी है। जो 12वीं पंचवर्षीय योजना लास्ट थी और वो कब से कब तक? तो 2012 से, और इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 2017 तक जो लास्ट वाली 12वीं पंचवर्षीय योजना थी वो चली थी। ठीक है, जैसे ये पंचवर्षीय योजना खत्म होती है, मतलब 2017 में, वैसे ही आपका 1 जुलाई, कब? 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दी जाती है। और पूछा जाता है कि जीएसटी किस समिति या किस आयोग की सिफारिश पर लागू की गई थी? तो नाम है विजय, क्या नाम है? विजय एल केलकर। विजय एल केलकर उस समिति का नाम है। याद रखना बहुत आसान है, क्योंकि हम सभी को पता होगा जो जीएसटी है वो एक प्रकार का कर है, टैक्स है। तो यहां पे क्या है? यहां पर भी तो कर है भाई। जीएसटी क्या है? कर है। और नाम में भी लास्ट में कर लगा हुआ है। कभी नहीं भूलोगे, बस 2 से 3 बार इस चीज को रिकॉल कर लेना, रिपीट कर लेना है। ठीक है, वही एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है यहाँ पे। नीति आयोग के बारे में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। नीति आयोग, तो नीति आयोग की स्थापना होती है आपकी 1 जनवरी, कब होती है? 1 जनवरी 2015 को। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ये। कभी कभी इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो एन का मतलब है नेशनल, क्या मतलब है? नेशनल। आई का मतलब है इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन। और टी का मतलब है ट्रांसफॉर्मिंग, और ऑफ इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म कई बार जो है आपकी पूछी गई है। ठीक है, एक चीज और बहुत बार पूछा जाता है कि जो नीति आयोग है, एंड का मतलब और, जो योजना आयोग था, अब तो है नहीं इसलिए तो था लगा रहा हूं, योजना आयोग, इसके अध्यक्ष बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो भी वर्तमान में हमारे पीएम होंगे वही इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, क्या इतना समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूले। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त होता है तो उसके कर्तव्यों का पालन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन ए है राज्यसभा के उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी है लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है राज्यसभा का वरिष्ठतम
सदस्य। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राज्यसभा के उपाध्यक्ष के द्वारा जब राज्यसभा में सभापति किसी भी कारण बस ना हो, उसका पद रिक्त हो, तो उसका जो काम करेगा वो राज्यसभा का उपाध्यक्ष ही करेगा। पर लोकसभा का उपाध्यक्ष राज्यसभा में जाएगा नहीं, उसको कोई राइट नहीं होता है लोकसभा अध्यक्ष को कि वो राज्यसभा में जाए और उसके अध्यक्ष का काम करे, सभापति का काम करे। राष्ट्रपति, भाई राष्ट्रपति ना तो लोकसभा में बैठता है ना ही राज्यसभा में बैठता है, यद्यपि वो संसद का भाग है क्योंकि वो अपनी अलग ऑफिस राष्ट्रपति भवन में बैठता है, उसके लिए तो अलग से एक आलीशान महल बना होता है। राज्यसभा का वरिष्ठतम सदस्य नहीं, ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। यहां पे एक्स्ट्रा फैक्ट्स ये ध्यान रखिए कि लोकसभा का अध्यक्ष होता है जब संसद में संयुक्त बैठक बुलाई जाती है, कभी भी संयुक्त बैठक बुलाई जाती है तो इससे हमारे एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछेगा कि अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक बुलाई गई है, तो 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 3 बार जो है अभी तक संयुक्त बैठक बुलाई गई है, ठीक है। और पूछा जाता है कि जब संयुक्त बैठक बुलाता है तो उसको कौन बुलाता, कौन है, आहूत कौन, बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति। भाई अगर यहां पे समझ लो, नहीं तो बोलोगे गलत पढ़ा दिया, जबकि मैं बिल्कुल सही पढ़ा रहा हूं। अगर पूछे संसद में संयुक्त बैठक को कौन बुलाता है तो उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगर पूछे उसकी अध्यक्षता, जो संयुक्त ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो अध्यक्षता करता है। क्या ये बात समझ में आई है? बिल्कुल आई होगी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर पूछा जाए कि जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन अगर पूछे बुलाता कौन है तो क्या आंसर होगा? राष्ट्रपति। एक चीज और यहां से पूछा जाता है कि भाई धन विधेयक कौमा वित्त विधेयक, धन विधेयक कौमा वित्त, इसे कौन तय करता है? तो इसे लोकसभा अध्यक्ष ही तय करता है। एक चीज यहां से और, अगर बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था, तो जी वी मावलकर जो थे वो हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। आप जीएस कभी भी पढ़ते हो, अगर जीएस में पहला आ जाता है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वो कंसीडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्या भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? आपको लग रहा होगा क्वेश्चन टफ है, लेकिन बिल्कुल टफ नहीं है, क्योंकि लास्ट वाली तो हम बता चुके हैं भाई, 12 हुई है कुल मिला के, उसका मैंने टेन्योर भी बता दिया। तो उससे जो पहले जो समय दिया होगा उसी में तो 11वीं योजना लॉन्च की गई होगी। करा 2010 से 2015, खुद बताइए भाई, जब 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से और 2017 तक लागू की गई, तो फिर क्या जो 11वीं होगी 2010 से 2015 लागू की गई होगी? नहीं, गलत, बिल्कुल आंसर हमारा ऑप्शन बी आएगा, 2007 से 2012 तक, क्योंकि पंचवर्षीय योजना का जो टेन्योर होता है वो 5 वर्ष ही तो होता है। तो फिर 12 के बाद में यहां पे आ जाओ, 12 के बाद में 12 से 17 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना लॉन्च की गई थी, ठीक है। यहां पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और देखिए आप, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना एंड तीसरी पंचवर्षीय योजना। ये पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक है क्या शॉर्ट ट्रिक है? HMG। एच का मतलब क्या है? हेरोड डोमर। क्या मतलब है? हेरोड डोमर। भाई राइटिंग थोड़ी सी वैसी हो सकती है, लेकिन मैं बोल तो रहा हूं क्योंकि मैं उल्टे हाथ से लिख रहा हूं, मतलब उल्टे साइड में खड़े होकर, ठीक है। यम का मतलब क्या है? महाल नोबिस। ये दूसरी पंचवर्षीय योजना इस मॉडल पे आधारित थी। तीसरी गाडगिल, किस पे? गाडगिल पे आधारित थी आपकी तीसरी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये कभी भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए है तपन कुमार पटनायक, ऑप्शन बी है डॉक्टर अरुणा मोहंती, ऑप्शन सी है गोपिका वर्मा एंड ऑप्शन डी है अखम लक्ष्मी देवी। तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए तपन कुमार पटनायक। मैं कहूंगा कि इस क्वेश्चन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि करंट अफेयर का क्वेश्चन पुराना है। हमारा एग्जाम 2025 में होगा, इसलिए 2024 का जो करंट अफेयर है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना।
फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बहुत फेमस है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हॉर्नबिल उत्सव बहुत फेमस है, जो कि मैं निम्नलिखित में से कौन सी मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपराओं का प्रदर्शन करती है? भील, ऑप्शन बी है गौड़, ऑप्शन सी है नागा, ऑप्शन डी है गारो। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नागा जनजाति द्वारा किया जाता है। क्योंकि जो हॉर्नबिल त्योहार है वो आपका नागालैंड में ही मनाया जाता है। कहां? नागालैंड में ही तो मनाया जाता है, और नागालैंड की जनजाति यहाँ पे कौन सी है? नागा ही है, इसीलिए तो भाई उसका उस क्षेत्र का नाम नागालैंड पड़ा है। ठीक है, बाकी जो भील जनजाति है ये आपकी जैसे महाराष्ट्र है, वहां पे ये पाई जाती है। गौड़ आपकी भी दक्षिण में ही पाई जाती है। फिर गारो, खासी, जयंतिया ये आपकी पहाड़ियां भी हैं, और प्लस मेघालय की ये जनजातियां भी हैं। क्या हैं? मेघालय की ये जनजातियां भी हैं। इसके अतिरिक्त में आप 2-4 उत्सव और ध्यान रख सकते हो। जैसे पूछा जाता है कि भाई चापचार कूट पूछा जाता है, त्योहार कहाँ का है? तो आपका कहाँ का है? मिजोरम का है। कहाँ का है? मिजोरम का चापचार कूट त्योहार है। फिर एक सिरोई लिली पूछा जाता है, बहुत ज्यादा, सिरोई लिली पूछा जाता है, ये कहाँ का है? तो जो सिरोई लिली है वो आपका मणिपुर का त्योहार है या उत्सव कह सकते हो। ठीक है, बिहू डांस और त्योहार दोनों है। तो बिहू जो डांस है वो आपका असम का है, असम का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हैं जो कि बार बार हमारे एग्जाम में बनते हैं, तो इन्हें आप रट ले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? ऑप्शन ए है म्यांमार और नेपाल, ऑप्शन बी है चीन, भूटान और नेपाल, ऑप्शन सी है बांग्लादेश और म्यांमार, ऑप्शन डी है अफगानिस्तान और पाकिस्तान। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? क्या कह रहा है? कह रहा उत्तर पश्चिम में कौन से देश भारत के स्थित है? तो म्यांमार भाई पूरब में स्थित है, बल्कि वो उत्तर पश्चिम की बात कर रहा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। चीन उत्तर में स्थित है, ठीक है, अभी तो उत्तर में ना, उत्तर है हमारे ऑप्शन में भाई जो कह रहा है, लेकिन पश्चिम में भी होना चाहिए। भूटान उत्तर में, नेपाल उत्तर में, भाई ये तीनों के तीनों उत्तर में स्थित हैं भारत के, ना कि पश्चिम में, तो ये भी ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। कह रहा बांग्लादेश भाई पूरब में स्थित है, पूरब में तो दे ही नहीं रखा, गलत। म्यांमार भी कहां स्थित है? भारत के पूरब में स्थित है, तो ये गलत हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित हैं। ठीक है, वहीं कुछ चीज और ध्यान रखिए, पूछा जाता है कि भारत के साथ में ऐसा कौन सा देश है जिसके साथ में भारत अपनी सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है? तो वो आपका देश है बांग्लादेश। क्या नाम है उसका? बांग्लादेश नाम है, और 4096 किलोमीटर की सीमा जो है भारत साझा करता है, और इसका नाम है 3 बीघा कॉरिडोर, 3 बीघा कॉरिडोर। और रेड क्लिफ लाइन भी इसी को कहते हैं, रेड क्लिफ लाइन। हालांकि रेड क्लिफ लाइन जो है भारत पाकिस्तान के बीच में भी है, लेकिन जो आज का बांग्लादेश है उसको पहले पूर्वी पाकिस्तान ही बोला जाता था, इसलिए एक इसका नाम रेड क्लिफ लाइन भी है और 3 बीघा कॉरिडोर भी है। ठीक है, भूलना नहीं है। वही सबसे कम पूछे तो अफगानिस्तान के साथ में भारत सीमा साझा करता है, कितनी? 106 किलोमीटर की भारत जो है सीमा साझा करता है। भाई बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए भारत का ऐसा तटीय राज्य कौन सा है जिसकी सबसे ज्यादा तटीय सीमा है? तो आपका आंसर क्या होगा? गुजरात होगा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होगा? गुजरात होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी, जनसंख्या पूछ रहा है, सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? असम कह रहा है, या मेघालय, या गोवा, या फिर सिक्किम? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सिक्किम जो है वो सबसे कम आबादी वाला, कम जनसंख्या वाला राज्य है। वही अगर क्षेत्रफल के अनुसार बात करें तो गोवा जो है सबसे भारत का छोटा राज्य है। किसके अनुसार? क्षेत्रफल के अनुसार। ठीक है, वही सबसे बड़ा बात करें क्षेत्रफल के अनुसार तो आपका राजस्थान होगा। क्या होगा? राजस्थान आपका होगा। फिर उसके बाद में एमपी हो जाता है, इस तरीके से आप दो ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में सबसे बड़ा तो हो ही गया ना, सबसे बड़े ये हो गए उसके अनुसार, क्षेत्रफल के अनुसार।
वहीं अगर जनसंख्या के अनुसार पूछे सबसे बड़ा, तो अब कौन सा है? यूपी है, बिहार है, दो ही आप ध्यान रखो, फिर ज्यादा हो जाएगा, है ना। यूपी है, बिहार है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको छोड़ सकते हैं, 2023 का है ये, हमारा एग्जाम 25 में, तो 24 का आप पढ़िए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? बहुसंख्यक का मतलब, बहु का मतलब बहुत सी और संख्या का मतलब ज्यादा, संख्या, लोग, किस धर्म के लोग ज्यादा, इस क्वेश्चन का अभिप्राय यह है। जैन धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं, मुस्लिम धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं भारत में, या हिंदू धर्म के, या फिर ईसाई धर्म के? ये तो क्वेश्चन गलत होना ही नहीं चाहिए। हिंदू धर्म के लोग सबसे ज्यादा हैं, जिनकी जनसंख्या लगभग में परसेंट के अनुसार 80% के आसपास, मैं आसपास बोल रहा हूं, 79% कुछ है, ठीक है ना, लेकिन 80% में मोटे तौर पे कंसीडर कर रहा हूं, बता रहा हूं। सबसे कम पूछे तो जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम है, 0.4% के आसपास भारत में जैन धर्म के जो लोग हैं उनकी जनसंख्या है, ठीक है। चलिए आगे, 2023 में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट लॉन्च किया है, जो किसानों को पीएम किसान योजना से संबंधित उनकी शिकायतों के लिए एक ही जगह पर समाधान प्रदान किया या करेगा। ऑप्शन ए है किसान ई योजना, ऑप्शन बी है किसान ई संदेश, ऑप्शन सी है किसान ए मित्र, ऑप्शन डी है किसान ई समाधान। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इस जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो चैटबॉट है उसका नाम है किसान ई मित्र, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 30-30 अंक जीतते हैं, ब्रैकेट में है, अर्थात स्कोर 40-40 है, तो इसे क्या कहा जाएगा? ड्यूस कहा जाएगा, या फिर इक्वल कहा जाएगा, रेटल कहा जाता है, या फिर बैंक कहा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, ड्यूस कहा जाएगा। इसे क्या बोला जाएगा? ड्यूस कहा जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? यहां पे देख लीजिए भाई, नहीं बोल रहा है। ऑप्शन ए कंधार, ऑप्शन बी कलसी, ऑप्शन सी मस्की या मास्की, ऑप्शन डी है गिरनार। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ही आपका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि कंधार जो है वो आपका अफगानिस्तान में पड़ता है। कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। कलसी भारत में ही पड़ता है, और भारत के यूके में, अगर हम बोले भारत के यूके में तो इसका मतलब होगा उत्तराखंड, ठीक है। मस्की कर्नाटक में, मस्की कहां पड़ेगा भाई? कर्नाटक में पड़ता है। और गिरनार आपका कहां पड़ता है? गुजरात में। कहां पड़ेगा? गुजरात में। राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो रही है क्योंकि मैं उल्टे हाथ से लिख रहा हूं, ठीक है ना। फिर एक चीज और समझिए, पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा शिलालेख किसने बनवाए? तो जो हमारा महान सम्राट था अशोक, हमारे कौन महान सम्राट थे? अशोक। उन्होंने लगभग में थोड़े बहुत नहीं 84,000 के का मतलब यहाँ पे क्या है? हजार, 84,000 के आसपास शिलालेखों का निर्माण कराया। वहीं भारत में उन्होंने 13 जो है वो बड़े शिलालेख, उन्हें अभिलेख बोलते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? अभिलेख। इनका भी निर्माण करवाया था। इनका क्या कराया था? निर्माण कराया था, ठीक है। इनमें से जो 13वां है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 13वां जो है, क्योंकि यहीं से पता चलता है जो कलिंग का युद्ध हुआ था। किसका युद्ध हुआ था? कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है। ध्यान में रहेगा। एक बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि सांची का स्तूप, क्योंकि वो अशोक से संबंधित है ना। सांची का स्तूप कहां पड़ेगा? तो ये आपका भोपाल में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? भोपाल। और भोपाल कहां पड़ेगा आपका? एमपी में। तो अगर राज्य पूछे तो एमपी, अगर प्रॉपरली शहर पूछे तो भोपाल जिले में पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 2, भाग 4, भाग 2 नहीं, यहाँ पे 3 कर लीजिए, भाग 3 या फिर भाग 1। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा, भाग 4। भाग जो 2 है आपका, उसमें नागरिकता के बारे में वर्णन है। किसके बारे में? नागरिकता।
इसके बारे में भाई वर्णन है। नागरिकता के बारे में 6 से 11 तक अनुच्छेद हैं इसमें। फिर भाग 4 अभी बता चुका हूं, डीपीएसपी से संबंधित है और 36 से 51 तक है। कहां से कहां? 36 से 51 तक है। भाग 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रॉपरली अनुच्छेद जो 32 था उसे संविधान की आत्मा भी कहा था। ठीक है, इसमें किसका वर्णन है? तो जो हमारे अधिकार हैं उनका वर्णन है। किसका वर्णन है? अधिकार का वर्णन है। पहले हमारे मौलिक जो अधिकार थे वो 7 हैं, लेकिन अब कितने हैं? 6 हैं। एक कम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? एक कम कर दिया गया। अभी अधिकार तो 7 ही है, लेकिन अगर मौलिक अधिकार पूछे तो उनमें कटौती हुई है, वो कितने कर दिए गए? 6। अगर पूछे मौलिक जो हमारे कर्तव्य हैं तो पहले वो 10 थे, लेकिन उसमें एक बढ़ा दिया गया, शिक्षा संबंधी कर्तव्य जो है, तो अब कितने हो गए? ये 11 हो गए। इसमें अधिकार में एक कटौती हुई है और इसमें एक क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है, इन्हें ध्यान रखोगे आप। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन ए है 1967, ऑप्शन बी है 1959, ऑप्शन सी है 1949, ऑप्शन डी है 1999। अभी देख लो क्या हो गया भाई इसमें। चलिए भाई ठीक है, थोड़ा सा इशू आ गया था उसमें, तो ऑप्शन भी मैंने पढ़ दिए थे ना, अब आंसर मुझे बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1949 में ऐसा किया गया था। बैंकिंग से संबंधित आइए कुछ हम अन्य फैक्ट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा समझ लेते हैं। पूछा जाता भारत का पहला बैंक जो है वो कौन सा था? तो भारत का पहला जो बैंक था वो बैंक ऑफ हिंदुस्तान था। क्या था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। ये भारत का पहला बैंक था। और कब? तो 1770 में पहला बैंक स्थापित किया गया था। अगर पूछे भारत का पहला स्वदेशी बैंक पूछे, कौन सा पूछे? स्वदेशी बैंक पूछे, तो इसका नाम होगा पीएनबी। क्या नाम होगा? पंजाब नेशनल बैंक, जो कि हमारे लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित किया गया था। अगर पूछा जाए भारत का पहला आरआरबी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, तो ये पहला स्थापित किया गया था 1975 में और मुरादाबाद में। कहां? मुरादाबाद में। कहां? मुरादाबाद में। नाम क्या था? प्रतिभा ग्रामीण बैंक। ठीक है, प्रतिभा ग्रामीण बैंक। और थोड़ा जानते हैं, क्योंकि बैंक टॉपिक आ गया है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। एक साल था 1921, इसमें 3 बैंकों को एक में ही मिला दिया गया, मर्ज कर दिया गया, उनका विलय कर दिया गया। कौन सी बैंक थी? बैंक थी बैंक ऑफ मुंबई, या बॉम्बे बोल सकते हो, बीबी मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन मैं बोल तो रहा हूं प्रॉपरली। फिर बैंक ऑफ मद्रास एंड बैंक ऑफ कोलकाता। इन तीनों को 1921 में मिला दिया गया और एक बैंक बनाई गई जिसका नाम रखा गया था इंपीरियल। क्या नाम रखा गया? इंपीरियल नाम रखा गया। फिर 1955 में इसी बैंक का नाम बदल दिया गया और इसका नाम कर दिया गया एसबीआई। क्या नाम कर दिया गया? एसबीआई, जो कि भारत की ब्रांच के अनुसार भारत की सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कह सकते हो बैंक है। यह भी पूछा जाता है कि एसबीआई का नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो यही वो साल है 1955 में, तब इसका राष्ट्रीयकरण भी कर दिया गया। ये राष्ट्रीयकरण क्या होता है? तो राष्ट्रीयकरण का मतलब है कि ये बैंक जो है पहले प्राइवेट सेक्टर की थी, लेकिन फिर ये गवर्नमेंट की हो गई, सरकारी सेक्टर की हो गई। ठीक है, चलिए कुछ और जानते हैं भाई। आरबीआई के बारे में कुछ जान लेते हैं। 1949 जो ईयर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वर्ष जो है आरबीआई का भी राष्ट्रीयकरण किया गया था।
क्या किया गया था? राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इसी वर्ष इसका भी तो भैया आंसर 1949 ही था। जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम है वो भी इसी वर्ष ही पारित किया गया, ठीक है। फिर 1969 पे आइए। 1969 में भारत में पहली बार बड़ी संख्या में 14 बैंकों का, कितनी? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। कितनी बैंकों का? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। फिर भारत में वही दूसरी बार 1980 में तकरीबन 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। बैंक से संबंध में तो हमने काफी कुछ सीखा है, ठीक है ना आज। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मुंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश से, केरल से, तमिलनाडु से या फिर झारखंड से? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, झारखंड में मुंडारी नृत्य जो है, डांस है, किया जाता है। वही गिद्धा बताइए, गिद्धा कहाँ का है? तो गिद्धा भाई पंजाब का है, फेमस है, पूछा जाता है। डांडिया पूछा जाता है तो गुजरात का है आपका। गरबा पूछा जाता है आपका, गुजरात का है, ठीक है, क्योंकि गरबा इंपॉर्टेंट है। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा? कतर करेगा या जापान करेगा, चीन करेगा या थाईलैंड करेगा? तो उसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2024 चल रहा है, 2026 में ये एशियाई गेम जापान में होंगे। वही अगर पूछे 2022 में, कब? 2022 में कहां हुए थे? तो आपका चीन में ही तो हुए थे। चीन का एक प्रांत है हांगजो या हांगजू बोलते हैं, क्योंकि चीन के नाम कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है ना। यहां पे हुआ था, ठीक है। चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 17 किसके विरोध के परिणाम स्वरूप जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ? ऑप्शन ए है विनियमन अधिनियम, इंग्लिश में इसे रेगुलेटिंग एक्ट बोलते हैं, रॉलेट एक्ट, ऑप्शन सी पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन डी भारत सरकार अधिनियम। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आइए समझ लेते हैं। रॉलेट एक्ट जो है 19 मार्च 1919 को भारत में पारित किया गया। कब? सीधी सी मोटी सी बात है कि रॉलेट एक्ट जब भी आए तो अपने दिमाग में 19 जो संख्या उसको बिठाइए, उसको सेव करिए, क्योंकि 19 मार्च, और यहां पर भी डबल बार क्या है? 19 है, तो सिंपली ध्यान रहेगा, ठीक है। यहां पे क्या किया गया? रॉलेट एक्ट पारित किया गया और फिर इसका विरोध किया गया। पंजाब है जो उत्तरी भारत था, वहां पे ज्यादा विरोध किया गया और 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था किचलू, एक का नाम क्या था? किचलू, और एक का क्या नाम था? डॉक्टर सत्यपाल। क्या नाम था? सत्यपाल। तो ये लोग पंजाब के थे, इन्हें पुलिस ने अरेस्ट कर लिया क्योंकि ये इसका विरोध कर रहे थे। किसका? रॉलेट एक्ट का। और रॉलेट एक्ट को ही भारत में काला कानून कहा गया। क्या कहा गया? काला कानून कहा गया, क्योंकि अगर इसके तहत किसी को अरेस्ट किया जाता था तो वो व्यक्ति जो कोर्ट का दरवाजा नहीं खटखटा सकता था, मतलब कोर्ट नहीं जा सकता था, ठीक है। फिर इसी के विरोध में जो है कब? 13 अप्रैल, कब भाई? 13 अप्रैल 1919 में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। कहां? तो पंजाब के अमृतसर में। कहां होता है? पंजाब के अमृतसर में। और यही घटना जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसी के विरोध में, ठीक है, उसी के विरोध में हमारे जो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, क्या थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे, उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी लौटा दी। किसकी? नाइटहुड की उपाधि भी वो लौटा देते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आहत थे, क्षुब्ध थे इस घटना से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? क्रिकेट से, कबड्डी से, फुटबॉल से या फिर हॉकी से? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉकी से आगा खा पैलेस आपका संबंध रखता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन क्या बोलते हैं न्यूलैंड्स ने तात्कालीन ज्ञात तत्वों को अष्टक के नियम के नाम से जाना जाता है। कह रहा उन्होंने उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उन्होंने इसमें से क्या किया था?
बढ़ती परमाणु संख्या के आधार पर उसको सजाया था, या फिर घटती परमाणु संख्या के आधार पर, या घटते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, या बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के आधार पर, तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, जीएस का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं, मतलब किस वाद्य यंत्र से संबंध रखते हैं? बीन से, सरोद से, सितार से, सारंगी से। तो इसका जो राइट जवाब होगा ऑप्शन सी होगा, सितार से ये संबंध रखते हैं और बहुत फेमस है सितार बजाने में। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको याद करवा देता हूं, आप प्रॉमिस में करता हूं कभी नहीं भूलोगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। ठीक है, बताइए जो रवि है ये पर्यायवाची किसका है? तो भाई सूरज का ही तो है। किसका है? सूरज का पर्यायवाची है। जो सितार, या जिसे हम स्टार बोल देते हैं, सितारा जिसे हम बोलते हैं, ठीक है ना, स्टार जिसे बोलते हैं। अब बताइए जो स्टार होता है वो कहां होता है? भैया दोनों आकाश में ही होते हैं। कहां होते हैं? आकाश बोल लो, आसमान बोल लो, वहीं पे तो होते हैं दोनों। और नाम हमें बताओ इनमें से जो नाम हो और जो है आकाश से संबंध रखता हो। कहीं कोई आकाश संबंध नहीं रखता, इसीलिए जो रवि शंकर है वो क्या होंगे? आपके स्टार वादक होंगे, सितार वादक होंगे, क्योंकि दोनों कहां से संबंध रखते हैं? तो आकाश से दोनों संबंध रखते हैं। ठीक है, आइए अब हम हिंदी के पोर्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है हमारा, दिए गए वाक्य में से गलत बर्तनी ज्ञात कीजिए, सभी भाइयों के बीच संपत्ति के लिए कलह हो रहा है। इसमें से कह रहा है कौन सा गलत है? सभी गलत है, बिल्कुल सही है भाई, इजी है। भाइयों गलत है, नहीं सही है। कलह सही है। संपत्ति आपका गलत है, क्योंकि संपत्ति में यहां पे एक ता, आधा ता और बनेगा, तो ये आपकी गलत बर्तनी है। अगर सही करना है तो आधा ता आपको और बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में sus विकल्प का चयन करें जो दिए गए कोष्टक में शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प। कुल मिलाकर कह रहा है इसका जो है ना भाई पर्यायवाची बता दीजिए आप, जो आपके ऑप्शन दिए गए इनमें से क्या सही है? सुनक, शूल, शूम या कुर्म। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शूल। क्या राइट जवाब हो जाएगा? शूल। और जो कुर्म होता, कूर्म होता, ये कछुए का होता है। किसका होता है? कछुआ, कछुआ का होता है। ठीक है ना भाई, बहुत वैसा लिख रहा है मेरे से, कोई बात नहीं। किसका होता है? कछुए का होता है। ठीक है, कछुआ है, कच्छप है, ये सभी कछुए के होते हैं। इसमें हमें क्या करना है भाई? हाँ, कह रहा 3 विकल्प गलत है जबकि एक सही है। कह रहा एक जो सही है ना उसको बताइए। मैं तुमसे रविवार के दिन को मिलूंगा। भाई गलत बोल रहा है, क्योंकि वार मीन्स दिन ही होता है। वार मीन्स क्या होता है? दिन होता है। बार भी लगा रहे हो आप, दिन भी लगा रहे हो, तो ऐसे नहीं चलेगा। कोई एक वर्ड ही आना चाहिए था। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा। अभी भैया पूरे ऑप्शन हमें पढ़ने पड़ेंगे, हम तभी तो फाइंड आउट कर सकते हैं कि इनमें से जो सबसे सही है वो कौन सा है। मैं तुमसे रविवार के दिन मिलूंगा। भाई दिन भी आ गया, रविवार भी आ गया, इसीलिए ऑप्शन गलत हो गया। मैं तुमसे रविवार में मिलूंगा। रविवार में मिलूंगा, नहीं भाई, मैं नहीं, यहाँ पे को होना चाहिए। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका राइट आंसर होगा। मैं तुमसे रविवार को मिलूंगा, यहाँ पे राइट जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। ऑप्शन कह रहा है यहां शुद्ध गाय का दूध मिलता है। कह रहा है सही इसका क्या होगा? यहां शुद्ध दूध का गाय मिलता है। भाई गाय तो सारी की सारी सही होती हैं। वो कह रहा है यहां शुद्ध दूध का गाय मिलता है। आपको लग नहीं रहा ये क्या बता रहा है? सब गलत बोल रहा है, भांग पी के बता रहा है क्या? यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है। अभी और हम चेक कर लेते हैं। कह रहा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। भाई ऊपर पढ़ के देख लीजिए, आपको लगता नहीं है परिवर्तन की आवश्यकता है? डेफिनेटली है। यहां शुद्ध गाय की दूध मिलती है, शुद्ध गाय की दूध मिलती है, नहीं भाई ये भी गलत। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए? ऑप्शन बी, यहां गाय का शुद्ध दूध मिलता है, क्योंकि जो शुद्ध है वो दूध के लिए यूज किया गया, इसलिए शुद्ध जो है वो दूध के पहले आना चाहिए, क्योंकि शुद्ध यहां पे क्या है? वो विशेषण है। ठीक है ना, क्या है? वो एडजेक्टिव है, विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? तेरा पर्यायवाची शब्द का जो है आपको चयन करना है, और आपका वाक्य ये रहा है, सीता माता का डैश दिया, नाम भी है। कह रहा सीता माता का पर्यायवाची क्या है?
लौकिक नहीं भाई, लौकिक का मतलब होता है जो लोक से संबंध रखता है उसको लौकिक। मन भावन नहीं भाई, जो मन को भाता है उसे मन भावन बोलते हैं। जानकी, बिल्कुल आपका राइट जवाब जानकी होगा। जानकी भी है, वैदेही भी है। क्या है? वैदेही, वैदेही भी है आपका, जानकी भी है। उसके बाद में जनक, जनक सुता भी है। क्या है? जनक सुता भी है, क्योंकि सुता मीन्स क्या होता है? बेटी या पुत्री होता है। और जो सीता जी थी वो जनक की क्या थी? पुत्री थी। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है क्या हमें छांटना? मुहावरे का सही अर्थ बताना है। छलनी कर डालना, इसका कह रहा अर्थ बताइए क्या होगा? शोक विहल कर देना, मन में वैराग्य पैदा होना, रौनक होना या बेफिक्र होना। तो भाई छलनी कर देना, रौनक होना, ये तो गलत है। रौनक किसे कहते हैं? जहां पे खूब बढ़िया बढ़िया चीजें, उसी को तो बोलते हैं कि भैया रौनक आ रही है आज, बहुत अच्छा लग रहा है ना। बात तो वो उल्टी कर रहा है, छलनी कर डालने की बात कर रहा है और यहाँ पे रौनक बोल रहा। लग रहा है आपको सही हो सकता है इसका अर्थ? बिल्कुल गलत है भाई। बेफिक्र होना, अरे कहां वो फिक्र की तो बात कर रहा है। शोक विहल कर देना या मन में वैराग्य पैदा कर देना, नहीं भाई वैराग्य की बात नहीं कर रहा है। कह रहा जो है छलनी कर डालने का मतलब शोक विहल कर देना, मतलब दुख पहुंचाना, अंदर शोक पहुंचा देना, दुख पहुंचा देना, उसी की तो बात कर रहा है। आगे देखिए, आगे विलोम शब्द बताना। बेरहमी, बेरहमी का विलोम क्या होगा? ऑप्शन है बुराई, ऑप्शन है सब्र, फिर कठोर, फिर रहम दिली। क्या है? रहम दिली। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रहम दिली इसका ठीक जवाब होगा। आपने न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया पे कई बार देखा हो कि भाई बेरहमी से हत्या कर दी गई। इसका मतलब जब हत्या की तो उन्होंने बहुत गंदे से हत्या की, कहीं हाथ काट दिए, उसके पैर अलग काट दिए, उसका सर जो है उसके धड़ से अलग कर दिया, तो उसको क्या बोलते हैं? बेरहमी से। तो इसका उल्टा क्या होगा? रहम दिली। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या इसमें बताना है हमें? कह रहा है जो कोष्टक में दिया गया है उसका तत्सम रूप बताइए। उसका क्या हमें बताना है? तत्सम रूप बताना है। और ये कोष्टक में शब्द है आपका यहां, कह रहा है यहां का तत्सम क्या होगा? अग्र, नहीं भाई अग्र में तो आगे होता है। अर्क, ये भी नहीं होगा। अर्क आपने सुना होगा, कुछ पीने वाला पदार्थ होता है ना, उसे अर्क बोलते हैं। अन्न, नहीं भाई अत्र, इसका राइट जवाब क्या होगा? अत्र इसका क्या होगा? आपका राइट जवाब हो जाएगा। फिर जो संविधान के अनुकूल हो, कह रहा उसे क्या कहेंगे? कानूनी, नहीं भाई जो कानून के अनुकूल हो उसको हम कानूनी बोलेंगे। बोलते हैं ना भाई बहुत कानूनी झाड़ रहे हो, बहुत कानून झाड़ रहे हो, बहुत कानूनी बन रहे हो, मतलब उसको कानून आता है तभी तो बोलते हैं उसे कानूनी। ठीक है ना। अवैध, ये तो बिल्कुल उल्टा बता रहा है। अवैध का मतलब होता है जो वैध ना हो। क्या ना हो? जो वैध। वैध का मतलब जो सही ना हो उसको अवैध बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा अवैध, अवैध खनन, नाम सुना कि नहीं भाई? अवैध खनन का नाम सुना है कि नहीं? तो खनन क्या होता है? अवैध होता है। जैसे बालू, बालू जो है अवैध तरीके से निकाली जाती है तो उसको क्या बोल देते हैं? अवैध खनन। ठीक है। फिर कह रहा है नियमानुकूल, नहीं भाई जो नियम के अनुकूल होता है उसको नियमानुकूल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए हम सड़क पे जा रहे हैं पश्चिम से पूरब की ओर, तो पश्चिम से जब पूरब की ओर हम जाएंगे तो जो है हमें किस तरफ चलना पड़ेगा भाई? अपने बाईं ओर चलना पड़ेगा, इस तरफ चलना पड़ेगा, है ना। तो इसको बोलते हैं नियम अनुकूल। अगर हम इस तरफ जाएंगे तो हम बोल देंगे भाई नियम के अनुकूल नहीं चलने, नियम के विपरीत चलने। ठीक है। आंसर क्या होना चाहिए? संवैधानिक। क्या आंसर होना चाहिए? संवैधानिक इसका राइट जवाब होना चाहिए। क्वेश्चन 10 क्या इसमें हमें निकालना है? गलत वाला बताओ क्या है इसमें। कह रहा है गलती। ये जो ऑप्शन दिए गए इसमें जो गलत पार्ट है वो बताइए गलत क्या है। क्या है? इसे अकेले मत करो, यह काम बिल्कुल सही है भाई। क्या आपको लग रहा है कि इसमें कोई गलती है? सही है, ऑप्शन काट दीजिए। 4 आदमी का कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि है भाई, त्रुटि है तभी तो पूछ रहा है। कह रहा 4 आदमी है, इसे अकेले मत करो, बिल्कुल सही है। देखो यहां से इसने लिया है लेकिन ये जो है सही है। आपका गलत क्या होगा? 4 आदमी का, क्योंकि इधर 4 कह रहा है इधर आदमी कह रहा है। 4 आदमियों का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 4 आदमियों का। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? लोकोक्ति का सही अर्थ बताओ। अपनी करनी पार उतरनी, कह रहा है इसका मीन क्या होगा? संगठन में शक्ति होती है, ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हमारा मुहावरा। फिर ऑप्शन बी मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यहां रहो वहां के रिवाज के अनुसार रहो, नहीं भाई ऐसा परिवर्तन की बात वो बिल्कुल नहीं कर रहा है। गुणहीन व्यक्तियों में कम गुण वाला व्यक्ति राजा होता है, नहीं जी
इसकी तो कोई बात नहीं कर रहा है। इसका जो होता है वो होता है अंधों में काना राजा। इसका क्या होता है मुहावरा? अंधों में काना राजा का जो अर्थ होगा वो यही होगा, लेकिन वो तो मुहावरा है नहीं हमारा, तो ये भी गलत, ये भी गलत। अब यहां पे देखो संगठन में शक्ति होती है, क्या भाई संगठन की बात कर रहा है? बिल्कुल नहीं। कह रहा है सीधी सी बात, जैसा तुम करोगे वैसा तुम भरोगे, वही तो बात है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार ही फल मिलता, वही बात तो कह रहा है मोटे तौर पे। तो ऑप्शन बी क्या होगा? राइट होगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 है, कह रहा है क्या हमें करना है भाई? विलोम बताना है। जो शब्द रेखांकित है जिसके नीचे अंडरलाइन है, कह रहा है उसका विलोम बता दीजिए। आधुनिक का विलोम क्या होगा? अनुद्यमी होगा? नहीं भाई, उद्यमी का उल्टा आलसी होता है, या अनुद्यमी कह सकते हो। नए नए भाई पर्यायवाची दे रहा। आधुनिक का मतलब क्या होता? आज कल का, अर्थात नया, यही तो मतलब होगा। नवीन, नवीन भी भैया इसका पर्यायवाची है, क्योंकि नवीन मींस भी क्या होता है? नया ही होता है। पौराणिक, बिल्कुल बात सही है। पौराणिक का मतलब ही क्या होता है? पुराना। क्या मतलब होता है? पुराना। आपने कई कथाएं सुनी होंगी, उसके आगे लोग बोलते हैं कि भैया ये कथा जो है पौराणिक कथा है, काफी पहले से ही चलती आ रही है, तो उसी चीज को हम क्या बोल देते हैं? पौराणिक बोल देते हैं। ठीक है, आगे कह रहा जिसका उदय हाल में हुआ हो उसको क्या बोलेंगे? नटराज बोलेंगे? नहीं भाई, नटराज तो जो है जो विष्णु जी है ना, उनका पर्यायवाची है नटराज। ठीक है, ऑप्शन बी नवजात। भाई यहां पे एक चीज गौर करना, उदय की बात कर रहा है, जन्म की बात नहीं कर रहा है। अगर जन्म की बात करता तो नो डाउट आंसर आपका नवजात ही होगा, क्योंकि नव मीन्स क्या होता है? नया, और जात मीन्स जन्म लिया हुआ। ठीक है, तो ये तो आंसर नहीं होगा, क्योंकि उदय की बात कर रहा है ना कि जन्म की। नवोदित, बिल्कुल भाई, इसे तोड़ोगे तो आएगा नव प्लस उदित। नव मीन्स नया, और उदित का मतलब जो उदय हुआ हो, जो अभी अभी उदय हुआ, उसको ही तो हम क्या बोलेंगे? नवोदित बोलेंगे। नबोड़ा, नहीं भाई ये आंसर नहीं होगा। नबोड़ा का मतलब होता है ऐसी स्त्री जिसकी शादी अभी अभी हुई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? नबोड़ा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है? तद्भव रूप का सही विकल्प है किले की सुरक्षा के लिए परिकूट होना चाहिए, हथियार बंद चौकीदार होने चाहिए। कह रहा है कि जो ब्रैकेट में शब्द दिया गया है इसका आपको तद्भव बताना है। परिकोटा होगा, सैनिक होगा, पर्याप्त होगा, 15 होगा, तो तीनों गलत है। इसका जो तद्भव होगा वो परकोटा होगा। परकोटा का मतलब क्या होता है? असल में आपने पुराने जमाने के किले देखे होंगे, जो राजा नवाब हुआ करते थे तो वो किले में रहते थे, फोर्ट्स में रहते थे। या फिर लाल किला जब जाओगे ना, तो लाल किला में भी देखना कि चारों तरफ जो है बाउंड्री, चार दीवारी जैसी बनी हुई है, तो उसी को हम परकोटा बोलते हैं। वो इसलिए बनाई जाती थी ताकि अगर कभी भी उसके किले पे अटैक हो तो उसके जो सैनिक है उसके कबर में, उसके आड़ में आके उनसे मुकाबला कर सके, तो उसी को क्या बोला जाता है? परकोटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा शीघ्र ही वैद्य को ले आओ, इसकी सही बर्तनी किसकी? शीघ्र की, जिसके नीचे अंडरलाइन है, क्या होगी? तो ऐसे ही आप बता सकते हो, बहुत इजी है। शीघ्र क्या इसकी शुद्ध बर्तनी होगी? शीघ्र इसकी सही बर्तनी होगी। ठीक है, अब 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनमें फिल इन दी ब्लैंक है और जो कि इजी है। कह रहा है ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही डैश है, फिर आगे होता है। कह रहा है क्या होगा? देखा होता है। आपको लग रहा है कि ये बर्ड जो है यहाँ पे सुटेबल सेट हो रहा है? नहीं, हो ही नहीं रहा। सुटेबल सेट हो रहा नहीं, मुश्किल होता है। हाँ, इसको अभी हम ऑप्शन चेक करेंगे तब गलत करेंगे, गलत है या सही है। संभव होता है या विफल होता है? नहीं भाई, विफल की बात ही नहीं कर रहा है, सफल होता है। क्या होता है? सफल होता है। कह रहा ऐसा सिर्फ समाचार पत्रों के कारण ही संभव होता है। क्या होता है? संभव होता है। क्या संभव होता है? दूसरा देखिए, आज के समय में बिना समाचार पत्र के जीवन की क्या करना भी काफी कठिन है। क्या करना काफी कठिन है? जो आपके ऑप्शन दिए, आवश्यकता करना काफी कठिन है, या फिर संरचना करना काफी कठिन है, या जरूरत करना काफी कठिन है, या कल्पना करना काफी कठिन है। तो आंसर आएगा कल्पना करना काफी कठिन है। क्योंकि आपको पता होगा हमारे जीवन में जो न्यूज़पेपर हैं वो कितना इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं न्यूज़पेपर, क्योंकि उन्हीं के बारे में तो हम एक दूसरी जगह के बारे में जान पाते हैं, वहां पे क्या हो रहा है, क्या चीजें चल रही हैं, विश्व स्तर पे क्या बातें हो रही हैं। 18वां क्वेश्चन है, यह हमें पूरे विश्व में हो रही डैश है के बारे में जानकारी देकर वर्तमान समय से जुड़े रखने में हमारी मदद करता है। घटनाओं
खेलों, संकल्पनाओं, त्योहारों। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। भैया घटनाओं के बारे में ही तो बताता है। बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि भाई खेलों के बारे में बताता है, बिल्कुल नो डाउट, बहुत सारे खेल होते हैं, आपने देखा होगा कि उनकी न्यूज जो है न्यूज़पेपर में आती है। संकल्पनाओं के बारे में भी बताया जाता है, कोई वैज्ञानिक है ऐसे संकल्पना करता है, फिर उसको वो रियल में बदल देता है, वास्तविक में बदल देता है। त्योहारों के बारे में भी पेपर में आता है, लेकिन जो सबसे सही वर्ड होगा वो घटनाओं होगा, क्योंकि ये सभी क्या है, घटना ही तो है। क्या है ये सभी घटना है। तो अगर ये हम घटना मानेंगे, ये घटना का है डायग्राम, किसका है, ये घटना का डायग्राम है, फिर इसके अंदर ही ये सभी आ जाएंगे, त्योहार आ जाएंगे, आपके खेल आ जाएंगे, है ना, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। तो राइट जवाब क्या होगा वहां पे, ऑप्शन ए घटनाओं। क्वेश्चन नंबर 19, यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी डैश को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता है। जागरूकता कह रहा है यह हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी जागरूकता को बढ़ाने में हमारी सहायता करता है। मैंने कहा 4 ऑप्शन हम देखेंगे तभी हम बता सकते हैं इसमें राइट क्या होगा। संख्या बढ़ाने में ये मदद करता है, नहीं भाई। या हमारे ज्ञान कौशल और तकनीकी बात को बढ़ाने में भी हमारी सहायता करता, नहीं। मांग को नहीं, जागरूकता। भाई न्यूज़पेपर ही तो हमें जागरूक करते हैं। अगर मान लो साइबर अपराध बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो न्यूज़पेपर में आता है कि भाई वहां जो ठग जो है उसने इस प्रकार से किसी को बेवकूफ बनाया, तो हम भी पढ़ते हैं, हम भी अवेयर हो जाते हैं। तो बात सही है कि नहीं, जागरूकता बढ़ाने में मदद करता है कि नहीं, करता है भाई। फिर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा है बहुत से समाचार पत्रों की कीमत बाजार में उनकी खबरों के और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। कह रहा है कि समाचार पत्र हैं उनकी कीमत जो है बाजारों में अलग अलग होती है। कह रहा बढ़ाई के कारण, नहीं भाई, बढ़ाई के कारण कोई वर्ड यहां पे अप्रोप्रिएट हो ही नहीं रहा। विवरण के कारण और उस क्षेत्र में प्रसिद्धि के कारण अलग अलग होती है। छपाई के कारण नहीं भाई, गलती के कारण नहीं, विवरण के कारण, क्योंकि जैसा विवरण होगा वैसे ही उसकी कीमत होती है। कम विवरण होगा कम उसकी कीमत होगी, अगर ज्यादा विवरण होगा तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।